इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं समस्याएं अगर आती हैं तो उनका समाधान जरूर निकलता है, और वास्तु को लेकर बात की जाए तो वास्तु में कहीं ना कहीं नाकामी है तो सफलता भी छुपी हुई है, और विकास है तो कहीं ना कहीं अवरुद्ध को लेकर, समस्याओं का निराकरण करने को लेकर भी कई सारे उपाय निकलकर सामने आते हैं। और ऐसी कई सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तुविद प्रयास मंगल जी, जिनका नाम एशिया बुक और इंडिया बुक में भी दर्ज है। मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना यही चाहेंगे कि वास्तु को लेकर एक भ्रम की स्थिति अक्सर लोगों में बनी रहती है, तो वास्तु एक्चुअल है क्या? जय जिन मित्रों, वास्तु सबसे पहले यह समझते हैं कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले के समय में कल्प वृक्ष हुआ करते थे। कल्प वृक्ष इंसान की जितनी जरूरत होती थी उन कल्प वृक्षों के सामने जाता था और अपनी विष रखता था और वह चीज उसको मिल जाती थी। लेकिन इंसान ने जब जरूरत से ज्यादा उन कल्प वृक्षों से मांगना प्रारंभ किया तो वह कल्प वृक्ष सूखना चालू हुए। और इसके चिंतन में भगवान आदिनाथ के 108 पुत्रों में चौथे नंबर के पुत्र को वास्तु विद्या का ज्ञान दिया। ऐसे ही और पुत्रों को असी, मसी, कैसी, शस्त्र, वाणिज्य सब विद्याओं का ज्ञान दिया। उसमें जो चौथे नंबर के पुत्र थे विश्वकर्मा, उनको वास्तु विद्या का ज्ञान दिया। वास्तु सबसे पहले यह समझिए कि वास्तु है क्या। वास्तु मात्र आज तोड़ फोड़ के विज्ञान तक सीमित हुआ है। वास्तु की सही परिभाषा करें किसी भी ग्रंथ और किसी भी शास्त्रों में आप पढ़िए, सबसे पहले जाता है वास्तु अर्थात निवास या व्यवसाय की भूमि, अर्थात भूमि को वास्तु बोलते हैं। भूमि का 70% महत्व होता है, 23% महत्व दिशाओं का होता है कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में क्या बनना चाहिए, और 7% महत्व कला वास्तु का होता है। लेकिन आजकल मात्र तोड़ फोड़ के विज्ञान पर वास्तु का नाम आधारित है। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा सकारात्मक है, तब अगर आपके किसी कोण में गलत डायरेक्शन में भी बना हुआ है, तब भी आपको इतनी समस्याएं नहीं आएंगी। जी जी बिल्कुल मंगल जी, भूमि की ऊर्जा का जिक्र यहाँ पर आपने किया। वास्तु सटीक हो तो समस्याओं का निराकरण निकलने की बात भी आपने यहीं कही। तो भूमि की ऊर्जा को लेकर बात की जाए तो उसको किस तरह पहचाना जा सकता है, किस तरह आप उसको लेकर उपाय बताते हैं? ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत सारे मेथड्स हैं भूमि की ऊर्जा को चेक करने के, लेकिन मैं जिस तरह से वास्तु में भूमि की ऊर्जा को चेक करता हूँ, ये कॉपर की 2 रॉडों के द्वारा मैं किसी भी भूमि पर चलता हूँ और उस भूमि की ऊर्जा को पता करके बता देता हूँ कि यह भूमि आपके लिए शुभ है कि अशुभ। अगर यह भूमि सकारात्मक होती है तो उस भूमि पर बनने वाली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तक आपकी ऊर्जा असीमित नवीन ऊंचाइयां वह बिल्डिंग छूती है। अगर अब वह बिल्डिंग नेगेटिव है, अगर तो भी आप कितना भी कुछ प्रयास कर लीजिए, तब भी आपको असफलता ही हाथ लगेगी। ये 2 रॉडें जब लेके चलता हूँ, जितनी इंटेंसिटी से रॉड घूम जाती है उतनी इंटेंसिटी के आधार पर मैं बोल देता हूँ कि आपकी भूमि कितने पॉजिटिव है। यह रॉडें जब एंटी क्लॉकवाइज जिस भूमि पर चलती हैं, उस भूमि पर या तो किसी भी प्रकार की सल, हड्डी, कंकाल या कोई नेगेटिव एलिमेंट उस भूमि में होता है। और सारे मेथड्स भी होते हैं, लेचर एंटीना, पेंडुलम, भूमि में गड्ढा करके, इन सब मेथड से भी भूमि की ऊर्जा का पता किया जा सकता है। बिल्कुल, भूमि की ऊर्जा का पता चल जाए। मान लीजिएगा जिस जगह पर आपने किया है निरीक्षण, और उसके बाद आपने जो भी आपके पास लोग आते हैं और समस्या का निराकरण करने की बात करें, अगर उस स्थान पर दफ्तर बनाने की बात हो, फैक्ट्री बनाने की बात हो या कुछ और घर बनाने की बात हो, तो ऐसे में इसके निराकरण के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले उस भूमि पर यह पता करके कि भूमि कितने % नेगेटिव है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह देखता है कि आपके कितने डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अगर आपका 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उतने पैरासीटामोल, उतने mg की वो आपको देगा। इसी प्रकार किसी भी भवन, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी कॉम्प्लेक्स पे निरीक्षण करते हैं कि इसमें कितने % नेगेटिविटी है। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाना है, किस धातु का, किस मटेरियल का या किस प्रकार, किस हवन से इस भूमि की ऊर्जा को सकारात्मक कर सकते हैं। भूमि की ऊर्जा बढ़ाने के लिए शास्त्रों में मंत्रों के द्वारा भी भूमि की ऊर्जाओं को बढ़ाया जा सकता है। उस जगह पर गड्ढा करके भीमसेनी कपूर को गाय की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी के अलावा गाय का गोबर और खड़ा नमक, फटकरी, इसके अलावा पारे का उपयोग करके, पिरामिड का उपयोग करके, इन सारे उपयोगों को एक साथ जब किया जाता है तब वह भूमि सकारात्मक हो जाती है।
जी बिल्कुल। मंगल जी, जैसा आपने भी जिक्र किया भूमि की ऊर्जा को लेकर, लेकिन अगर नई जगह है तो वहां पर इस तरह के परीक्षण करना आसान होता है, लेकिन उस जगह पर मकान बन चुके, दफ्तर बन चुके या फैक्ट्री बन चुकी, इस बीच अगर निरीक्षण किया जाए तो उन वहां पर आने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसमें क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तब उस जगह पर कलर थेरेपी की जा सकती है। सूर्य की किरणें जब किसी भी कलर पर पड़ती हैं तो उसकी परावर्तन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जैसे यह सृष्टि 5 तत्वों पर बनी है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जल तत्व का कलर होता है नीला। अगर जल तत्व वाली दिशा में आप नीला कलर कर देते हैं तो उस दिशा का दोष खत्म कर देता है। अग्नि तत्व वाली दिशा में अग्नि का कलर कर देते हैं तो उसका दोष खत्म कर देता है। उसके अलावा जमीन में ड्रिल मशीन से होल कर उसमें भी पारा या और मेथड्स जो होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं तो उससे उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। जी, भूतकाल का आपने जिक्र किया, वृक्षों का उदाहरण देते हुए जिस तरह से वास्तु को लेकर आपने बताया कि आखिर वास्तु है क्या, लेकिन कुछ लोग घर बना चुके हैं, दफ्तर बना चुके हैं या उनकी फैक्ट्री बन चुकी है, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है समस्या उनके सामने आती दिखाई देती है। तो क्या लगता है वहां पर भी वास्तु दोष हो सकता है? क्या होता है, बहुत घर ऐसे होते हैं जिनमें पहले सब कुछ सकारात्मक चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद उनको समस्याएं आना चालू होती हैं। जब प्रारब्ध अच्छा होता है, जब समय अच्छा होता है, तब उस जगह पर वह कलर जो होना चाहिए या जो एलिमेंट का उपयोग होना चाहिए वो एलिमेंट ऑटोमेटिक समय के प्रारब्ध से आ जाता है। जब आपकी कुंडली में समय का डाउनफॉल आना चालू होता है तब कोई चीज, गलत एलिमेंट, गलत कलर उस जगह पर होना चालू हो जाते हैं और उससे वह दोष बढ़ता 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 चला जाता है और उस जगह की ऊर्जा को नेगेटिव कर देता है। जी बिल्कुल। कुंडली का जिक्र आपने किया तो जाहिर सी बात है, जब कुंडली की बात आती है तो भविष्य जो से जोड़कर और उससे जो नक्षत्र है उसको जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए एक परिवार में 5, 6 या 8 लोग रहते हैं, सबका भाग्य अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो ऐसे में वास्तु से उनका क्या कुछ संबंध हो सकता है? जैसे कि एक घर में 5 सदस्य रहते हैं, 5 सदस्य का भाग्य अलग अलग होता है। इसी प्रकार वास्तु में भी उनका 5 सदस्यों का भाग अलग अलग निर्भर करता है। जैसे आपके घर में जो मुखिया होता है उसको नैऋत्य कोण में सोने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि नैऋत्य कोण स्थिरता का कोण होता है और घर का जब मुखिया स्थिरता के कोण में सोएगा तब वह घर के समस्त सदस्यों से, इसके अलावा मार्केट में सोशल नेटवर्किंग, सब लोगों से स्थिरता को बना पाएगा। इसी प्रकार उससे उनका अगर पहला पुत्र, बड़ा पुत्र होता है तो उसको दक्षिण के कमरे की सोने की सलाह दी जाती है। छोटा पुत्र होता है तो पश्चिम के कमरे में सोने की सलाह दी जाती है। यदि जब जेट बैलेंसिंग अपोजिट हो जाती है तब उस घर में जो सकारात्मक ऊर्जाएं होनी चाहिए वह नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाती हैं। इसलिए उस घर में अगर पिताजी गलत रूम में सो रहे हैं या बच्चा गलत रूम में सो रहा है, हो सकता है कि बड़ा बेटा ज्यादा उत्तरोत्तर उन्नति करे और छोटा बेटा कम उन्नति करे, और इसका कारण हम कुछ और समझते हैं कि उसका भाग्य खराब है, उसका ये खराब है। जबकि घर के बैलेंस कर लें तो उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल। और आज के दौर में देखा जाए तो वैज्ञानिक जो है जमाना है, और ऐसे में वास्तु को लेकर भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जब लोग नया मकान लेते हैं, फ्लैट की बात हो या दफ्तर बनाने के लिए जगह की बात हो, तो अक्सर ये बात कहने में आती है कि हमने वास्तु के मुताबिक ही जो है जगह को लिया है, और खास करके बिल्डर्स को लेकर अक्सर ये बात सामने आती है मंगल जी की हमने वास्तु करा लिया उसके बाद ही यहाँ का निर्माण कराया था। तो इन बातों में कितना तालमेल बैठ सकता है और कितनी सच्चाई है? होता क्या है कि आर्किटेक्ट जैसे वास्तु का उपयोग करते हैं वह मानते हैं कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बना दीजिए, साउथ ईस्ट में किचन बना दीजिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना दीजिए या ऑफिस का मेन केबिन बना दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना दीजिए, इससे आपकी वास्तु हो गई। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको इससे पहले बताया कि वास्तु में 70% महत्व भूमि है। भूमि की ऊर्जा जब सकारात्मक होती है तो उस जगह पर अपने आप सकारात्मक ऊंचाइयां छूती हुई बिल्डिंग चली जाती है। लेकिन अगर आप सबसे पहले जिसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मान रहे हैं वह है क्या, उस बिल्डिंग का जिसमें आप निर्माण कर रहे हैं, उसका पहले यह देखा जाता है कि दिशाएं कितनी डिग्री टिल्ट हैं। मतलब पहले आप उन दिशाओं का सही निरीक्षण करें। अगर जब तक आप दिशाओं का सही निरीक्षण नहीं करेंगे आपको किसी भी प्रकार के सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले सही दिशाओं का निरीक्षण करके उनको 360 डिग्री में दिशाओं को बांटा जाता है,
तभी सारे एंगल पता किया जा सकते हैं और उसके बाद ही हम सकारात्मक परिणामों की अपेक्षाएं कर सकते हैं। बिल्कुल, वास्तु को सूर्य की दिशा से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाता है और ऐसे में कहा जाता है कि जब उगता सूरज हो तो कहीं ना कहीं एनर्जी और जो ऊर्जावान जो है किरणें प्रदान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तु में चूक हो जाती है और भ्रम की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो सूर्य दिशा और वास्तु का अगर तालमेल बिठाया जाए तो कहाँ तक क्या है? सूर्य अर्थात पूरब दिशा, सूर्य कहाँ से उदित होता है? पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशा में सूरज अस्त होता है। अगर बोलते हैं सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन यापन करें तो हम अपने जीवन में नवीन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक सूर्य एक ऐसा देवता है जो आप कितने ही लोग सोते रहे, सुबह सोकर चाहे लेट उठे हैं, चाहे कितने ही कुछ करें, लेकिन सूर्य उदय का समय फिक्स है कि उसको जब जिस समय पे आना है वह उसी समय पर आता है। सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज जो सुबह आती हैं वो ईशान कोण से पूर्व दिशा में होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि ईशान कोण में मंदिर का निर्माण होना चाहिए, पूर्व दिशा में बैठक होनी चाहिए। अग्नि कोण में 9 बजे से 12 बजे तक सूरज आग्नि कोण में पहुंच जाता है। इसलिए बोला जाता है कि किचन जो रसोई घर होता है वह आग्नि कोण में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुखिया का रूम होना चाहिए, नैऋत्य कोण में मुखिया का रूम होना चाहिए। पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है तो उस समय जो लेडीज दिन भर की एक्टिविटी करती हैं तो वह सब गतिविधियां होना चाहिए। अगर आप सूर्य की किरणों से अपना जीवन यापन करते हैं, मुख्य वास्तु की परिभाषा ही सूर्य से अकॉर्डिंग है। अगर सूर्य के अकॉर्डिंग जीवन यापन करना चालू कर दिया तब आपको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक परेशानियां होंगी ही नहीं। बिल्कुल, आपकी बातों में मंदिर को लेकर जिस तरह से बात निकल गई, धार्मिक स्थलों को लेकर बात की जाए, शिवपुरी से आप जो है संबंध रखते हैं और आपकी बेसिक जो एजुकेशन है शिवपुरी में ही पूरी हुई है। और ऐसे में जैन समुदाय को लेकर बात करें या विद्यासागर जी को लेकर बात करें तो उनकी तरफ आपका रुझान देखने को मिलता है। अक्सर ये बात कही जाती है कि आप जैन मंदिर में जाकर काफी सेवा करते हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ? मेरे जो गुरुजी हैं वो जैन ही हैं और मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी की ही मेरे भगवान है और मैं उन्हीं के नाम लेकर ही कहीं पे अपने कार्य का शुभारंभ करता हूँ और मैं जहाँ भी उनका नाम लेकर कार्य का शुभारंभ करता हूँ मुझे सफलता मिलती है। इसलिए मैं उन्हीं का नाम लेके आगे बढ़ा हूँ और उनके नाम से ही मैं आगे बढ़ूंगा। जी बिल्कुल।